हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने रिमेनिंग टॉपिक्स। पहले के टॉपिक्स की वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, जो कि सेल को सराउंड करके रखती है एंड प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट्स। और जो उसके अंदर की चीज़ें, जो उसके अंदर के कंटेंट्स है, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनेलीज, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। It defines the individuality of a cell and is also called the plasma membrane. अब ये एक सेल को दूसरे सेल से अलग बनाती है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, इट मीन्स वो कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर या फिर बाहर जाने देती है, लेकिन कुछ को रोक देती है। अब जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोटे मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, वाटर भी मूव कर सकता है, पर जो हर बड़ा या अनवांटेड सब्सटेंस इजीली पास नहीं कर सकता। इसलिए सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि क्या सेल के अंदर जाएगा और क्या बाहर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल सोचो, जैसे एक स्कूल का गेट है, ठीक है, जिसको परमिशन है वो अंदर जा सकता है, लेकिन हर कोई नहीं। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव होती है, वो कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर जाने देती है और सेम कुछ ही सब्सटेंसेस को बाहर आने देती है, विच मीन्स इट अलाउज सब सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। इसका मतलब कि वो कुछ ही सब्सटेंसेस को उससे पास होने देती है, इट वाइल ब्लॉकिंग अदर्स। और जो दूसरे अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं या बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, उन्हें ब्लॉक कर देती है। यू हैव लर्न हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोली इन लंग्स। अब आपने पढ़ा होगा कि एल्वियोली के सेल्स की सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब है कि वो कुछ सब्सटेंसेस को पास होने देती है और कुछ को कंट्रोल करती है। कैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर कर एल्वियोली में आते हैं और हम उसकी हेल्प से इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं। मतलब एल्वियोली के सेल्स की सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब कि कुछ सब्सटेंसेस को पास होने देती है और कुछ को कंट्रोल कर लेती है। How does the structure of the cell membrane in the cells of alveoli control the movement of substances across it? अब कैसे जो स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का एल्वियोली के सेल्स में, वो कंट्रोल करता है सब्सटेंसेस के मूवमेंट को, कि कौन से सब्सटेंसेस अंदर जाएंगे, कौन से बाहर आएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्वियोली की सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इट मीन्स ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज अंदर जाएगी और कौन सी बाहर आएगी, और इसी वजह से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कंट्रोल होता है। नाउ एक्टिविटी 2.2 लेट अस एक्सपेरिमेंट। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है पोटैटो स्लाइसिस के ऊपर। अब एक्टिविटी समझने से पहले हमें दो टर्म समझने पड़ेंगे, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। पहले हम समझते हैं डिफ्यूजन। Any substance, solid, liquid or gas move from higher concentration to lower concentration. अब कोई भी सब्सटेंस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जब वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसे ही डिफ्यूजन कहते हैं। अब मान लो कि ये एक सेल है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स अगर अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में ये अंदर से बाहर, मतलब आउटसाइड ऑफ द सेल मूव कर जाएंगे, बिकॉज हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब अंदर कंसंट्रेशन हाई है और बाहर लो है, तो हायर टू लो कंसंट्रेशन चले जाएंगे, और इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। ये मोस्टली सॉलिड और गैसेस में होता है। लिक्विड में एक दूसरा प्रोसेस होता है विच इज ऑस्मोसिस, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब समझते हैं ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब जो ऑस्मोसिस होता है वो डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है, जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट या फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करेगी ही करेगी, तभी ऑस्मोसिस माना जाएगा। अब ऑस्मोसिस जिसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ये दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट इज एंडोऑस्मोसिस एंड सेकंड इज एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल। अब कोई सेल है अगर, तो एंडोऑस्मोसिस मतलब
किसी भी सेल के अंदर सॉल्वेंट का मूवमेंट होना। अब मान लो कि ये एक सेल है, बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन हाई है और अंदर कम है, तो ये अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। इट मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे और इसी प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। अब मान लो कि ये एक और सेल है और इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन अंदर की साइड ज़्यादा है और बाहर की साइड कम है, तो ये अपनी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स का सेल से बाहर की तरफ मूव कर जाना, उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इसी ही प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। अब देखो, जब हम सेल को प्लेस करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब कि जहाँ पे जो सल्यूट है वो ज़्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो सेल के बाहर मूव कर जाएंगे, इसे बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। इसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। अब अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें इक्वल सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट हो, मतलब जो क्वांटिटी है सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की वो इक्वल हो, ज़्यादा कम ना हो। इसकी वजह से जो सेल है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा और जो नेट मूवमेंट है वाटर का वो भी ज़ीरो रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा सेल में। अब अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, मतलब जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा हो और सॉल्यूट कम हो, उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर मूव कर जाएंगे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, और इसकी वजह से सेल जो है स्वेल कर जाएगा। अब देखो, जो ऑस्मोसिस का केस होता है वो या तो एंडोऑस्मोसिस हो सकता है या फिर एक्सोऑस्मोसिस, उसमें तीन चीजें जरूर होंगी, इसीलिए ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से थोड़ा अलग है। उसमें सबसे पहले तो सॉल्वेंट या फिर वाटर का मूवमेंट होगा, उसके बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन को जरूर क्रॉस करेगा, उसके बाद वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ये तीन चीजें होंगी तभी ऑस्मोसिस माना जाएगा, वरना डिफ्यूजन। अगर सॉलिड या फिर गैस का मूवमेंट होगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्यूजन, पर अगर सॉल्वेंट या किसी लिक्विड का जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा तो उसे बोलेंगे हम ऑस्मोसिस। अब मान लो कि ये दो सेल्स हैं, फर्स्ट केस में जो सब्सटेंस का मूवमेंट है वो सेल के अंदर ही हो रहा है पर हाई टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है, एंड सेकंड वाले केस में जो सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है वो हाई टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है पर सेल के बाहर हो रहा है। तो अब बताओ कि इनमें से कौन सा प्रोसेस डिफ्यूजन का है और कौन सा प्रोसेस ऑस्मोसिस का है। चलो अब एक्टिविटी देखते हैं 2.2। विद द हेल्प ऑफ अ किचन नाइफ केयरफुली कट 2 potatoes into 2 pieces of roughly equal sizes। फिगर 2.5। अब आप फिगर 2.5 में देख सकते हो कि आपको दो पोटैटो के पीसेस लेने हैं और रफली इक्वल साइजेस में कट कर लेने हैं। देन मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ द पीसेस यूजिंग अ वेइंग बैलेंस। अब आपको वेइंग बैलेंस का यूज करके दोनों जो आपने कट करे हैं पोटैटोज दो पीसेस में, उनको then put one piece of the potato in beaker A with plain water. Put the other piece of the potato in beaker 2 with 20% salt or sugar solution। अब आपने जो दो पोटैटो पीसेस कट करे हैं, पहले पोटैटो पीस को आपको डालना है बीकर ए में जिसमें सिर्फ प्लेन वाटर हो, और सेकंड पोटैटो पीस को डालना है आपको बीकर सेकंड बी में जिसमें 20% सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन हो। Then leave them undisturbed for about an hour or until you notice a visible change in the size of the pieces। अब आपको उसको लगभग 1 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, या फिर जब तक आपको पोटैटो पीसेस में कोई चेंज विजिबल ना हो। देन मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ द पीसेस। जब आपको चेंज दिखने लग जाए तो आपको उन्हें बाहर निकालना है और फिर दोबारा से वेइंग बैलेंस का यूज करके आपको उनका फाइनल वेट रिकॉर्ड करना है दोनों पीसेस का। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड देयर फाइनल वेट्स। अब आपको कैलकुलेट करना है जब आपने बीकर में नहीं डाला था उन दोनों पीसेस को, जब उनका वेट क्या था, और जब फाइनली आपने बीकर से बाहर निकाल लिया तब उनका वेट क्या है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू मे हैव ऑब्जर्व दैट बीकर ए द पोटैटो पीस स्वेल, बीकर बी द पोटैटो पीस श्रिंक। अब आपको क्या ऑब्जर्व हुआ? आपको ये ऑब्जर्व हुआ होगा कि जो बीकर ए है जिसमें
पहला पोटैटो पीस आपने डाला था वो पोटैटो पीस स्वेल कर गया है, और जबकि जो बीकर बी है जिसमें 20% शुगर या फिर सॉल्ट सोल्यूशन आपने डाला था उसका पोटैटो पीस श्रिंक कर गया है। पर ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बीकर ए है जिसमें पोटैटो पीस स्वेल हो गया उसमें बाहर का वाटर पोटैटो के अंदर गया, और जो बीकर बी है जिसमें पोटैटो पीस श्रिंक हो गया उसमें पोटैटो के अंदर का वाटर शुगर सॉल्यूशन की तरफ बाहर निकल गया। और ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि सेल मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, यानी सेल मेम्ब्रेन एक गेट कीपर की तरह काम करती है। What do you infer? What do you expect in terms of changes in their weight? The weight of the potato pieces in beaker A has increased. अब आपको इससे क्या पता चला और आपने क्या एक्सपेक्ट किया था उनके वेट को लेकर? जो वेट है बीकर ए में जो पोटैटो पीस रखा था उसका वेट जो है उसका वेट इंक्रीज हो गया, while the weight of the potato piece in beaker B has decreased. जबकि जो beaker B में potato piece था उसका weight decrease हो गया। This happened because the cell membrane allows water to move in and out of the cell. अब ये इस वजह से हुआ क्योंकि जो cell membrane है वो allow करती है water को सेल के अंदर आने के लिए और उससे बाहर जाने के लिए, बट नॉट द शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, पर शुगर या सॉल्ट मॉलिक्यूल्स को नहीं परमिशन देती। वाटर मूव फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर एंड लेस सल्यूट डाइल्यूट सोल्यूशन टू एन एरिया विद लेस वाटर एंड मोर सल्यूट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब वाटर जो था वो मूव कर गया जहां पर ज्यादा पानी था और लेस सल्यूट था उस साइड से जहां पर कम पानी था और ज्यादा सल्यूट था उस साइड, मतलब कि जो एरिया डाइल्यूट सोल्यूशन का था उस तरफ से वाटर मूव कर गया जहां पर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वाला एरिया था उस तरफ। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब यही मूवमेंट वाटर का जो कि एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हुआ, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस, जो हमने पीछे पढ़ा था। तो चलो अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या। बीकर ए में पोटैटो पीस को प्लेन वाटर में रखा गया, बाहर का सॉल्यूशन डाइल्यूट था क्योंकि उसमें सल्यूट शुगर या सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम थी और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। पोटैटो सेल के अंदर का सॉल्यूशन जो था वो बाहर के वाटर के कंपैरिजन में मोर कंसंट्रेटेड था, इसलिए वाटर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर से पोटैटो सेल के अंदर मूव कर गया ऑस्मोसिस के थ्रू, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। वाटर अंदर आने की वजह से सेल पीस स्वेल हो गया और इस प्रोसेस का नाम था एंडोऑस्मोसिस। तो चलो अब बीकर बी का देखते हैं। अब बीकर बी में पोटैटो पीस को कंसंट्रेटेड शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन में रखा गया। इस सोल्यूशन में शुगर या सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है पर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। पोटैटो सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन बाहर के कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से ज्यादा है, इसलिए वाटर पोटैटो सेल्स से बाहर मूव कर गया ऑस्मोसिस के थ्रू। वाटर लूज की वजह से पोटैटो पीस श्रिंक हो जाएगा, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, और इस प्रोसेस का नाम है एक्सोस्मोसिस। आपकी बुक में ये दो टर्म्स नहीं दिए होंगे, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, बट ये दो टाइप्स होते हैं ओस्मोसिस के। You have learned in activities 7.8 dye spreading in water and 7.9 fragrance spreading in air in grade 8 that particles of matter intermix due to difference in their concentrations, also called a concentration gradient। अब ग्रेड 8 में आपने एक्टिविटीज में देखा था कि डाई मीन्स कलर वाटर में स्प्रेड होता है और फ्रेग्रेंस मीन्स स्मेल एयर में स्प्रेड होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं और वो अपनी कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से मिक्स होते हैं, यानी पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से लो कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ मूव करते हैं। इस कंसंट्रेशन के डिफरेंस को ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल डाई की कंसंट्रेशन जहां ज्यादा होती है वहां से डाई पार्टिकल्स कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ स्प्रेड होते हैं। ऐसे ही परफ्यूम वाले केस में भी परफ्यूम की स्मेल भी इसी तरह एयर में स्प्रेड होती है। डिफ्यूजन is the net movement of particles from a higher to a lower concentration which occur even without a membrane। मतलब डिफ्यूजन में पार्टिकल्स का नेट मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है और ये मूवमेंट बिना किसी मेम्ब्रेन के भी हो सकता है, पर ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता। ऑस्मोसिस में आपको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाएगा। बट डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता। डिफ्यूजन में ये मूवमेंट बिना किसी मेम्ब्रेन के भी हो सकता है। अब इसे इजी वे में समझो, डिफ्यूजन क्या होता है? जहां पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं वहां से पार्टिकल कम कंसंट्रेशन वाली जगह की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, परफ्यूम की स्मेल का एयर में स्प्रेड होना या डाई का वाटर में मिक्स होना, ये दोनों ही केसेस में डिफ्यूजन हो रहा है। Osmosis is the diffusion of water across a selectively permeable membrane. In plants, water from the soil enter root cells by this process of osmosis. अब osmosis diffusion का एक स्पेशल टाइप है जिसमें सिर्फ वाटर या फिर कोई सॉल्वेंट एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है। अब प्लांट्स में प्लांट रूट्स जो होती हैं वो सॉइल से वाटर को ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही एब्जॉर्ब करती हैं। मतलब सॉइल में वाटर ज्यादा होता है और रूट सेल्स में कंपैरेटिवली कम, इसीलिए वाटर रूट सेल्स के अंदर एंटर करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। व्हाट इफ अ सेल इज केप्ट इन सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस। अब हम देखते हैं कि अगर किसी सेल को डिफरेंट कंसंट्रेशंस के सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या चेंजेस होते हैं। इसके लिए हम आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी एक बारी देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन का केस। सल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो सेल के बाहर की कंसंट्रेशन है वो इक्वल है सल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मीडियम। मतलब जो सेल के बाहर की कंसंट्रेशन है वही सेल के अंदर की कंसंट्रेशन है, और इस टाइप के सोल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें जीरो नेट चेंज होता है, अंदर और बाहर इक्वल कंसंट्रेशंस होती हैं। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन देखो। Solute concentration of extracellular medium is less than solute concentration of intracellular medium is hypotonic solution। मतलब सेल के बाहर सल्यूट कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर बाहर से सेल के अंदर आएगा। ये होते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन और इसमें सेल स्वेल कर जाता है। अब आपको एक चीज और समझनी होगी कि अगर कोई एक सेल है और वो किसी कंटेनर में रखा हुआ है और वो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें सल्यूट की जो क्वांटिटी है वो कम है पर जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो ज्यादा है, तो अब और सेल के अंदर सल्यूट की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है पर वाटर की कम है, तो मतलब जो वाटर है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। मतलब ये जो सॉल्यूशन है पूरा ये सेल के अंदर मूव करना चाहिए, राइट। अब जब ये अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस वजह से जो सल्यूट के मॉलिक्यूल्स है वो उन्हें अंदर नहीं जाने देगी और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देगी, क्योंकि सल्यूट अंदर ना जाकर सिर्फ वाटर अंदर चला जाएगा और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होने से और ये सेल स्वेल कर जाएगा। इट मीन्स वाटर सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगी एंडोऑस्मोसिस, जो कि सिर्फ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होती है, मतलब जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, और जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा। आप इस वाली इमेज में भी देख सकते हो कि जो यहाँ पर सेल है वो उनका नॉर्मल साइज है, पर यहाँ पर जाके जो सेल है वो स्वेल कर गए हैं, उनके नॉर्मल साइज से बड़े हो गए हैं। अब आएगा थर्ड केस विच इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
solute concentration of extracellular medium is more than solute concentration of intracellular medium is hypertonic solution। मतलब जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सेल के बाहर ज्यादा होगी और सेल के अंदर इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। मतलब जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कम होगी और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो चलिए मैं आपको इसको भी डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। तो मान लो कि ये एक कंटेनर है और इसके अंदर एक सेल रखा हुआ है और जो सल्यूशन है इस कंटेनर में उसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और वाटर की कम है, पर सेल में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा कि जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कम होगी पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब क्योंकि वाटर उसकी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा, इट मीन्स वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा और जब वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा तो सल्यूट की कंसंट्रेशन जो अंदर कम है, मीन्स पूरा सल्यूशन, पर सल्यूट के मॉलिक्यूल्स को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इजीली क्रॉस नहीं करने देगी और इसी वजह से जो वाटर है सिर्फ वो बाहर मूव कर जाएगा और इसी वजह से जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। और सेल का श्रिंक होना होता है एक्सोऑस्मोसिस के केस में, जो हमने पीछे पढ़ा भी था। Structurally, the cell membrane is extremely thin, about 7 to 10 nanometers thick. 1 nanometers is equal to 0.00001 millimeter. It is made up of lipids, fats and proteins. अब स्ट्रक्चरली देखें तो सेल मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है, इसकी थिकनेस लगभग 7 to 10 नैनोमीटर्स होती है। अब जैसा आपको यहाँ पर दिया भी हुआ है कि 1 नैनोमीटर्स इतने मिलीमीटर्स के इक्वल होता है और ये मेनली लिपिड्स मतलब फैट्स और प्रोटीन से बनी होती है। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, फिगर 2.7। अब इसकी स्ट्रक्चर को ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फिगर 2.7, अब ये फिगर दी हुई है 2.7 जिसमें एक सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। अब द सेल मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाइलेयर, 2 लेयर्स, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो लिपिड बाइलेयर होती है, मतलब 2 लेयर्स। अब आप इसमें देख भी सकते हो कि एक ऊपर लेयर है और एक नीचे लेयर है, इसे बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। बाय मतलब 2 होता है, मतलब 2 लेयर्स। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है 2 layers of special fat molecules with water attracting heads outwards and water repelling tails inwards। अब ये जो लिपिड बाइलेयर होती है मतलब ये एक स्पेशल फैट मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है जिसमें वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स होते हैं और वाटर रिपेलिंग टेल्स होती हैं। अब वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहते हैं और वाटर रिपेलिंग टेल्स जो रहती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड रहती है इनवर्ड्स, विद प्रोटीन एम्बेडेड इन देम। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं ये आप देख सकते हो, ये प्रोटीन्स जो हैं वो इनमें एम्बेडेड है, मतलब इसमें प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब चलिए एक बारी इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं। अब ये फिगर 2.7 में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन का, इसमें आप देख सकते हो कि ये लिपिड बायलेयर है। लिपिड मतलब स्पेशल टाइप्स ऑफ फैट, और ये 2 लेयर्स हैं, पहली येरी लेयर और सेकंड वाली येरी नीचे की तरफ। और जैसा कि बोला था कि वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स आउटवर्ड्स एंड वाटर रिपेलिंग टेल्स इनवर्ड्स, तो वही है, जो टेल्स हैं वो अंदर की साइड है पर जो हेड्स हैं वो बाहर की साइड है। अब प्रोटीन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दे भी रखे हैं यहाँ पर, तो ये प्रोटीन्स हैं। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। The molecules can move sideways, flip and rotate within the membrane, hence it is fluid। अब मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स साइड में मूव, रोटेट और फ्लिप कर सकते हैं, इसीलिए इसे फ्लूइड कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं हो सकता। अगर ये साइड में मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, इसीलिए इसे फ्लूइड कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लूइड तो समझ आ गया पर इसका नाम मोज़ेक मॉडल ही क्यों रखा गया, तो इसका भी एक रीजन है। अब सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड्स और प्रोटीन्स से मिलके बनती है
ये दोनों अलग अलग जगह पर अरेंज्ड होते हैं और अलग अलग पीसेस के अरेंजमेंट जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल मोज़ेक आर्ट की तरह, इसलिए इसे मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अब मोज़ेक आर्ट मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसी होती है। तो आपने इस टाइप की आर्ट तो देखी होगी जिसमें टाइल्स को जोड़ जोड़ के एक आर्ट बनाते हैं, इस आर्ट को बोलते हैं मोज़ेक। अब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ये लिपिड्स के बारे में, बट ये जो लिपिड्स होते हैं ना, ये फोस्फोलिपिड्स होते हैं जिनसे मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। वैसे ये हायर ग्रेड्स की चीजें हैं, तो अगर आप इस चीज को याद ना भी रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में, ताकि ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सके। Proteins in the membrane act like gatekeepers in helping substances pass through। अब जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो गेट कीपर की तरह एक्ट करते हैं ताकि वो सब्सटेंसेस को हेल्प कर सके उससे पास होने के लिए। अब देखो, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था ना, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंस द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन अ मोज़ेक, इट इज कॉल्ड द मोज़ेक मॉडल। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसमें टाइल्स जैसे कि मोज़ेक आर्ट में अरेंज्ड होती है, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स भी अरेंज्ड होते हैं, इसीलिए इसे मोज़ेक मॉडल कहा गया। ऑल लिविंग सेल्स कम्युनिकेट विद देयर सराउंडिंग्स। अब जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एंड देयर नेबरिंग सेल्स, और उनके नेबरिंग सेल्स के साथ भी, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, उनकी सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से। However, cells of plants, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane called the cell wall। प्लांट के सेल में, फंगी के सेल में और बैक्टीरिया के सेल में एक एडिशनल लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है और उसे बोलते हैं सेल वॉल। What do you think is the necessity of the cell wall in these cells? अब आप क्या सोचते हो कि जो सेल वॉल है वो इन सब सेल्स के लिए क्यों जरूरी है? ये हमें पता चलेगा इस एक्टिविटी के थ्रू, जो कि है एक्टिविटी 2.3। लेट अस इन्वेस्टिगेट। प्रिपेयर टेम्परेरी स्लाइड्स ऑफ अ थिन पील ऑफ एन अनियन लीफ और अ रोयो क्रेडल लिली लीफ एंड माउंट इट विद सैफरन यूजिंग कवर स्लिप टू ऑब्जर्व प्लांट सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब इस एक्टिविटी 2.3 में आपको एक स्लाइड रेडी करनी है, प्रिपेयर करनी है, और उसके अंदर आपको एक अनियन पील, मतलब अनियन का थिन पील रखना है, या फिर कोई लीफ, या फिर रोयो मतलब क्रेडल लिली का लीफ। अब जिन्हें नहीं पता है कि रोयो मतलब क्रेडल लिली क्या होती है, तो ये वाले होते हैं, ये आपने जर्नली देखे भी होंगे कि बहुत सी जगह ये लगे भी रहते हैं। तो आपको ये लेना है, इसका लीफ लेनी है एक। अब आपको उसे सैफरन स्टेन से ट्रीट करके उसके ऊपर कवर स्लिप रख देनी है ताकि हम प्लांट सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर सकें। Similarly, prepare a temporary slide of cheek cells by gently scraping the inner side of your cheek with a cotton swab or the blunt end of a toothpick। अब आपको एक स्लाइड और प्रिपेयर करनी है चीक सेल्स के लिए, और चीक सेल्स आपको कैसे, चीक सेल्स के लिए अब आपको जेंटली स्क्रैप करना है अपने इनर साइड ऑफ योर चीक, जो आपका चीक का इनर साइड है, विद अ कॉटन स्वैब, कॉटन स्वैब की हेल्प से, या फिर ब्लंट साइड ऑफ अ टूथपिक, या फिर टूथपिक की ब्लंट साइड से। मतलब अब आपको कॉटन स्वब्स की हेल्प से, मतलब ये वाले जो होते हैं कॉटन स्वब्स, इनकी हेल्प से इसकी इस साइड से आपको जेंटली स्क्रैप करना है, या फिर ब्लंट एंड ऑफ अ टूथपिक, मतलब कि ये वाली साइड नहीं, टूथपिक की ये वाली साइड से जेंटली आपको स्क्रैप करना है। स्प्रेड द चीक सेल्स ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। अब जो आपने जेंटली स्क्रैप करके अपनी इनर साइड चीक की कॉटन स्वब की हेल्प से, या फिर ब्लंट एंड टूथपिक की उसकी हेल्प से, जिसकी भी हेल्प से आपने कलेक्ट किया है, वो सब्सटेंस अब आपको एक क्लीन ग्लास स्लाइड पर स्प्रेड कर देना है। Now add a drops of water followed by a few drops of methylene blue stain and carefully place a cover slip। मतलब आपको स्लाइड पे पहले कुछ ड्रॉप्स वाटर की डालनी है
उसके बाद आपको कुछ ड्रॉप्स मिथिलीन ब्लू स्टेन की डालनी है एंड देन ध्यान से उसके ऊपर कवर स्लिप रख देनी है। अब हमने जो सबसे पहले वाली स्लाइड में सैफरन स्टेन ऐड किया था वो इसलिए किया था ताकि जो सेल के पार्ट्स हैं वो क्लियरली हमें विजिबल हो सके। उसके बाद हमने कवर स्लिप इसलिए प्लेस की क्योंकि हम सैंपल को कवर कर सकें और उसे इजीली ऑब्जर्व कर सकें माइक्रोस्कोप के अंदर। और सेकंड वाले केस में जब हमने चीक सेल्स ग्लास स्लाइड पर रखे, वो रखने के बाद हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इसलिए ऐड की ताकि वो सैंपल को मॉइस्ट कर सके। और मिथिलीन ब्लू स्टेन हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि वो हमारे सेल्स को स्टेन करके उसे क्लियरली विजिबल करा सके। और फिर कवर स्लिप ऐड कर दी ताकि हम उसे इजीली ऑब्जर्व कर सके। नाउ ऑब्जर्व बोथ द स्लाइड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब आपको दोनों स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? Onion peel cells figure 2.8a or royo leaf peel cells are box shaped and regularly arranged, whereas cheek cells are irregularly arranged figure 2.8b। अब हमने ये ऑब्जर्व करा कि जो अनियन पील सेल्स हैं और जो रोयो लीफ पील सेल्स हैं वो बॉक्स शेप्ड के हैं और रेगुलरली अरेंज्ड हैं। जैसे कि आप इस वाली फिगर में देख सकते हो कि ये जो है वो बॉक्स शेप्ड के हैं और रेगुलरली अरेंज्ड हैं, मतलब इसमें कहीं भी स्पेस नहीं है। ये देखो, व्हाई डू यू थिंक दिस डिफरेंस एग्जिस्ट? और वहीं जो चीक सेल्स है वो इरेगुलरली अरेंज्ड है। और वहीं आप ये वाली इमेज में देख सकते हो कि जो चीक सेल्स हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड है, इनकी कोई एक फिक्स शेप नहीं है और इनके बीच में स्पेस भी है। नाउ व्हाई डू यू थिंक दिस डिफरेंस एग्जिस्ट? अब आपको क्या लगता है ये डिफरेंस क्यों है? अब ये डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल होती है जो उन्हें फिक्स्ड शेप और सपोर्ट देती है, और वहीं पर जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती। इसका मतलब उनकी जो शेप है वो इरेगुलर हो सकती है। नाउ प्रिपेयर 2 स्लाइड्स ऑफ अ रोयो लीफ peel and human cheek cells again and put 20% sugar solution on them। अब आपको दोबारा से 2 स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है। पहले आपको रोयो लीफ पील की स्लाइड प्रिपेयर करनी है और उसके बाद आपको एक ह्यूमन चीक सेल्स की जो स्लाइड है वो प्रिपेयर करनी है दोबारा से। उसके बाद उन दोनों स्लाइड्स में आपको 20% शुगर सोल्यूशन डाल देना है। ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप आफ्टर हाफ एन आवर। अब आपको उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है लगभग 1 घंटे के बाद। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या ऑब्जर्व हुआ? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल्स रिमेन द सेम बट देयर इनर कंटेंट श्रिंक। अब आपको ये ऑब्जर्व हुआ होगा कि जो बाउंड्री है प्लांट सेल की वो सेम रही जैसी वो पहले थी, पर उसका जो अंदर का कंटेंट है, इनर कंटेंट है, वो श्रिंक हो गया। एंड द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्रीज इंक्रीजेस। और जो उनके बीच में स्पेस है इनर कंटेंट और आउटर बाउंड्री के बीच में वो भी इंक्रीज हो गया है, जैसे कि फिगर 2.9 ए और बी में। तो चलिए 2.9 ए और बी फिगर देखते हैं। तो ये है 2.9 ए फिगर। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो पतली पतली है बहुत, ये है सेल वॉल, और इसके जस्ट बाद जो एक और कवरिंग है वो है सेल मेम्ब्रेन। तो ये वाली फिगर तब की है जब हमने शुगर सोल्यूशन ऐड नहीं किया था, तब इसका जो अंदर का कंटेंट मतलब इनर कंटेंट है और जो आउटर बाउंड्री है वो एकदम सही है, मतलब अंदर का जो कंटेंट है वो श्रिंक नहीं हुआ है। पर जब हमने उसमें शुगर सोल्यूशन डाला और लगभग 1 घंटे के बाद ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आप देख सकते हो कि इसकी जो ये सबसे बाहर वाली लेयर है विच इज सेल वॉल, ये एकदम सही है, बट जो अंदर का कंटेंट है वो श्रिंक हो गया है। ये देखो इधर भी। You may have observed that the cheek cells, on the other hand, have shrunk considerably। अब जैसा हमने फिगर 2.9 ए और बी में देखा कि जब हमने चीक सेल 20% शुगर सोल्यूशन में रखा तो वो श्रिंक हो गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि ह्यूमंस के अंदर सेल वॉल नहीं होती, इसी वजह से जो चीक सेल है वो श्रिंक हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेल वॉल से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।